के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज की खास स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यूपी में मिशन रोजगार की। सीएम योगी ने लखनऊ में अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। साथ ही हम दिखाएंगे रिश्तों के कत्ल की खौफनाक हकीकत। दरअसल कानपुर और रायबरेली में ऐसी वारदातें हुई हैं और चलते चलते हम बात अमेरिका भारत के बीच रिश्तों में जारी उतार चढ़ाव की करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में पहली अहम रिपोर्ट की बात करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को लोक भवन में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि आईटीआई में चयनित 1510 अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। मुख्यमंत्री ने लोक भवन में कुछ चुनिंदा अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए, जबकि सभी जिलों में आयोजित कार्यक्रमों में सांसद और विधायकों ने अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटकर नौकरी पाने की खुशियों को साझा किया है। यह खास रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र सौंपे तो उनके चेहरे खिल उठे। इसके लिए लोक भवन में बाकायदे समारोह का आयोजन किया गया था। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश को अनेक महानुभाव देने वाले प्रदेश को हमने बीमारू राज्य से उबारा है। हमने प्रदेश के नौजवानों को साफ सुथरा मंच दिया है, जिससे उत्तर प्रदेश की अलग पहचान बनी है। उत्तर प्रदेश साल 2017 से पहले देश के विकास के योगदान देने के मामले में निचले पायदान पर था, पर अब अग्रणी राज्यों को पीछे छोड़कर लगातार आगे बढ़ रहा है। अब उत्तर प्रदेश देश का ग्रोथ इंजन है और दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मिशन रोजगार के संकल्प को पूरा करने के लिए 8 सालों में 8.5 लाख सरकारी नौकरियां दी गई है। सरकार की प्राथमिकता है कि किसी भी अभ्यर्थी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो, उसका किसी भी स्तर पर शोषण न हो। योग्यता और क्षमता के आधार पर युवाओं को सरकारी नौकरी मिले, इसी सख्ती का परिणाम है कि आज भर्तियों में पारदर्शिता के साथ चयन हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 8 वर्ष के दौरान 8.5 लाख से अधिक नौजवानों को हम लोगों ने सरकारी नौकरियां उपलब्ध करवाने में सफलता प्राप्त की है। आप देख रहे होंगे लगातार हर महीने कभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से, कभी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से, कभी शिक्षा आयोग के माध्यम से, कभी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के माध्यम से चयनित शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक या उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न करने के उपरांत इस नियुक्ति पत्र के साथ हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है। और हमारा प्रयास होता है कि किसी भी नौजवान को उत्तर प्रदेश के अंदर चयन की इस प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर भेदभाव का शिकार न होना पड़े, उसका किसी भी स्तर पर शोषण न हो, उसके साथ कोई भी भेदभाव न हो, उसकी योग्यता और उसकी क्षमता के अनुरूप उसे शासन की विभिन्न विभागों में कार्य करने का अवसर प्राप्त हो सके। इसके लिए इस निष्पक्ष प्रक्रिया को पिछले 8.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ संपन्न करने में सफलता प्राप्त की है। बता दें कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से अनुदेशकों का परिणाम बीते दिनों घोषित हुआ था। इसमें 1510 अनुदेशकों का चयन हुआ था। इस मौके पर व्यवसायिक शिक्षा मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि यह अवसर न केवल चयनित अभ्यर्थियों के जीवन में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार करेगा, बल्कि प्रदेश सरकार के संकल्प का भी प्रमाण है कि योग्यता के आधार पर पारदर्शिता के साथ युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। बताया गया कि नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हर जिले में किया गया। आज से 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के अंदर नए उद्योग की बात तो दूर, जो परंपरागत उद्यम भी था, उसके जो क्लस्टर थे वे भी बंदी के कगार पर थे। उत्तर प्रदेश ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसे विपन्न रहा होगा, जो 8 वर्ष पहले करके छोड़ दिया गया था। उत्तर प्रदेश
आज से 400 वर्ष पहले की बात अगर करेंगे तो देश का सबसे समृद्ध राज्यों में था। व्यापक लूट, खसोट और अराजकता के बावजूद, यानी विदेशी आक्रांताओं के हमले भी हुए, अंग्रेजों ने भी लूटा, और सबके बावजूद जब ये देश 1947 में स्वतंत्र हुआ था, तब भी उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश थी। भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश थी। आपको बता दें कि सरकार ने राजकीय ITI के लिए प्रधानाचार्यों के 150 से अधिक और प्रशिक्षकों के 1510 रिक्त पदों पर नियुक्ति की है। इसके अतिरिक्त 900 से अधिक पद आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे गए हैं। भविष्य की तकनीकों जैसे सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, लेजर कटिंग, 3D प्रिंटिंग, डिजिटल कम्युनिकेशन में युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए ITI का उन्नयन किया जा रहा है। रोजगार मेलों के माध्यम से ही प्रदेश में 1736 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इनमें 4.13 लाख से अधिक युवाओं को 2537 कंपनियों में नौकरी का अवसर मिला है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात करेंगे अगली है रिपोर्ट के। संस्कार जो परिवार और समाज में रिश्तों की डोर को साधे रहते हैं, इधर अचानक आधुनिक मानसिकता के कारण बिगड़ते जा रहे हैं। इसका परिणाम आपराधिक घटनाओं के रूप में सामने आ रहा है। कानपुर और रायबरेली में प्यार में दीवानी महिला और नाबालिग बहन ने खौफनाक कदम उठाकर सभी को झकझोर दिया। ये खास रिपोर्ट देखिए। भांजे के प्यार में दीवानी मामी का खौफनाक कारनामा। समाज में रिश्तों के कत्ल के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। हाल ही में कानपुर के सिचंडी क्षेत्र में एक हृदय विदारक और सनसनीखेज मामला सामने आया। यहाँ एक महिला और उसके भांजे ने मिलकर पति की हत्या कर दी और शव को बाग में दबा दिया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया। ये मामला रिश्ते के विश्वास को कमजोर करने वाला है। बहरहाल मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि मूल रूप से बांदा के मवई घाट और मौजूदा समय में सिचंडी के लालूपुर गांव निवासी शिवबीर सिंह गुजरात में प्राइवेट नौकरी करते थे। गुजरात में नौकरी के दौरान उनकी मुलाकात वाराणसी के गाजीपुर में रहने वाली लक्ष्मी से हुई थी, जिसके बाद दोनों ने लव मैरिज कर ली थी। उनके 3 बच्चे आनंद, रोहित और अंकिता हैं। शिवबीर की बहन कांति ने बताया कि 6 साल पहले शिवबीर पत्नी और बच्चों के साथ गाँव में रहने के लिए आया था। गाँव में मकान न होने के कारण भांजे अमित ने अपने घर के सामने उन्हें जगह दी थी, जहाँ शिवबीर झोपड़ी बनाकर माँ सावित्री, पत्नी और बच्चों के साथ रहने लगा। इस दौरान अमित के अपनी मामी लक्ष्मी से प्रेम संबंध हो गए थे। ग्रामीणों ने भांजे और पत्नी के अवैध संबंधों की जानकारी होने पर शिवबीर शराब पीकर पत्नी संग मारपीट करता था, जिस पर लक्ष्मी ने पति को रास्ते से हटाने के लिए प्रेमी भांजे के साथ उसकी हत्या का प्लान तैयार किया। 1 नवंबर 2024 की रात लक्ष्मी ने पूरे परिवार को चाय में नशीली गोलियां मिलाकर पिला दी। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक परिजनों के बेसुध होने के बाद लक्ष्मी ने अमित को बुलाया और शिवबीर के सिर पर साबर से हमला कर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपियों ने उसके शव को घर से 500 मीटर की दूरी पर हरिपाल और देवपाल के बगीचे में दफना दिया था। सुबह सोकर उठे बच्चों ने पिता के बारे में पूछा तो लक्ष्मी ने बताया कि नौकरी के लिए फोन आ गया था, जिस पर शिवबीर देर रात गुजरात के लिए रवाना हो गया। बताया जा रहा है कि 5 नवंबर को शिवबीर का बड़ा बेटा आनंद नौकरी करने राजस्थान चला गया था। इस दौरान आनंद ने मां लक्ष्मी को फोन कर कई बार पिता के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसकी बात हो गई, वो ठीक है। आनंद ने मां से पिता का नंबर मांगा तो उसने बताया कि फैक्ट्री में फोन पर बात करने की अनुमति नहीं है। उसका मोबाइल नंबर भी नया है, इसलिए उसे याद भी नहीं है। वहीं आनंद के गांव पहुंचने पर उसने बुआ कांति को पूरी बात बताई। परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई तो शिवबीर की बहन कांति ने सिचंडी थाने में 19 अगस्त को गुमशुदगी दर्ज कराई। उधर जांच शुरू हुई तो पुलिस को शिवबीर के घर से 500 मीटर दूर रहने वाले भांजे अमित और लक्ष्मी के प्रेम संबंधों की जानकारी हुई। पुलिस ने लक्ष्मी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की तो वो टूट गई और उसने पति की हत्या की बात कबूली। हत्याकांड की बात सुनकर पुलिस सन्न रह गई। पुलिस ने अमित को हिरासत में ले लिया। एसीपी ने बताया कि हत्यारोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने 10 माह बाद बगीचे में खुदाई शुरू की तो वहां से शिवबीर के कंकाल के कुछ अवशेष, बनियान व गले का लॉकेट मिला। परिजनों ने लॉकेट से पहचान कर शव की शिनाख्त की।
क्या आया अब तक जांच में सामने, क्या बताया? जांच में ये सामने आवे कि हाथ की अंगुड़ियाँ मिली हैं गड्ढा में जहाँ का बोलो हैं, अब उनकी चड्ढी बनियाइन मिली है भाई की। और जब हम रिपोर्ट कर दी नहीं तो रातों रात खोद के नहर में बड़ा बड़ा हड्डी फेंक आए हैं, ये का बोलो हैं। अच्छा, हाँ। किस वजह से हत्या की कुछ बात पता चल पाया अब तक? पुलिस ने आपके बताया वजह? नहीं, पुलिस हमसे कुछ नहीं बताया साहब, पुलिस एक भी नहीं बताओ, वही बताओ ना। आज हम थाने फिर गई रहा कि तुम कहे के मारे उनका भाई का मारे। मैं जहर दिया गया था चाय में, तो हमने वो चाय नहीं पी, एक घुट पी थी तो हमें हल्का लगा तो हम चाय ढूक दिए तुरंत। और चाय थी, हमने कहा मम्मी ये चाय तुम पी लो, अपनी वाली हमें दे दो, तो वो भी चाय नहीं पी कर ये चाय हमने पी, तो ये चाय फेंक दी। तो फिर हम सुबह उठे, पता चला पापा ड्यूटी चले गए। हमने कहा ठीक है। उसके बाद आने के इन 2 दिन बचे, तो कह रही 3 महीना से फोन नहीं आ रहा। हमने कहा ठीक है। तो हिना फिर हिना आए तो पुलिस से पूछोगा, तो वो कह रहे 2 दिन बाद भैया, तब से वही नहीं गई है। हाँ, तो अब एकदम फिर ये खुला, एकदम बुआ का वो आया था सपने में, वो मारे गए, तो एकदम वो खुल गया। थाना सचंडी के अंतर्गत स्थित ग्राम लालोपुर की निवासी सावित्री देवी पत्नी स्वर्गीय ब्रिजपाल द्वारा 19 अगस्त 2025 को थाना सचंडी पर एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें कहा गया कि उनका बेटा शिववीर सिंह उम्र लगभग 46 वर्ष घर से कहीं चला गया है। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर तत्काल थाना सचंडी पर गुमशुदगी दर्ज की गई तथा जांच प्रारंभ की गई। जांच के क्रम में प्राप्त मोबाइल नंबर की CDR हेतु रिपोर्ट प्रेषित की गई। आज दिनांक 6/9/2025 को आवेदका सावित्री देवी द्वारा थाना सचंडी पर एक तहरीर दी गई, जिसमें लिखा गया कि उसके बेटे शिववीर सिंह को उसकी बहू तथा नाती अमित ने मिलकर अगवा कर गायब कर दिया है तथा दोनों के मध्य अवैध संबंध हैं। इस तहरीर के आधार पर तत्काल थाना सचंडी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। रायबरेली में नाबालिग बहन का खौफनाक कदम। वही रिश्तों के कत्ल का एक ऐसा ही चौंकाने वाला मामला रायबरेली से सामने आया, जिसने रिश्तों की मर्यादा को झकझोर कर रख दिया है। बता दें कि जिले के हरचंद्रपुर थाना क्षेत्र में प्यारेपुर गांव में नाबालिग बहन ने अपने ही 20 वर्षीय भाई की सोते समय कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी। मृतक की पहचान हिमांशु के रूप में हुई। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि हिमांशु अपनी बहन मोनिका के कथित प्रेम प्रसंग से नाराज था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। पुलिस के मुताबिक आए दिन के झगड़ों से तंग आकर नाबालिग बहन ने ये खौफनाक कदम उठाया। घटना की रात हिमांशु घर में सो रहा था। उसी दौरान मोनिका ने कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी हत्या कर दी। सुबह जब परिवार के बाकी सदस्य जागे तो घर में खून से लथपथ शव देख उनके होश उड़ गए। मृतक की नानी ने थाने में तहरीर दी, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी बहन के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। सवाल उठता है कि हमारा समाज आखिर किस ओर जा रहा है, जहां दूसरों के लिए अपने ही रिश्तों का खून किया जा रहा है। रायबरेली जिले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें कि रायबरेली जिले के हरचंदपुर थाना क्षेत्र में बहन ने अपने भाई की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग के चलते नाबालिग बहन ने अपने बड़े भाई की सोते समय कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। वहीं मृतक की नानी की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं नाबालिग बहन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि नाबालिग जो बहन है उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते भाई व बहन में आए दिन मारपीट होती थी, जिससे परेशान होकर के नाबालिग बहन ने अपनी भाई की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। पता चला बहन ने ही अपने भाई की निर्मम तरीके से हत्या की है। फिलहाल पुलिस ने नाबालिग बहन को हिरासत में लेकर पूछताछ चालू कर दी है। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक अहम ब्रेक का है। ब्रेक के बाद अगली रिपोर्ट का रुख करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली रिपोर्ट की करेंगे। बीते दिनों ऐसा क्या हुआ कि भारत और अमेरिका के रिश्तों में तनाव पैदा हो गया। खुद ट्रंप इस तल्खी के लिए कैसे और किस हद तक जिम्मेदार रहे, उनके मंत्री और सलाहकारों ने ऐसा क्या किया कि स्थितियां बेहतर होने की जगह और बिगड़ गई। भारत की इस पर क्या प्रतिक्रिया रही और ट्रंप ने एक बार फिर क्यों मोदी से दोस्ती की बात दोहराई, इस खास रिपोर्ट में देखिए। रिश्तों में सुधार का पहला कदम।
टैरिफ के मसले पर भारत और अमेरिका के बीच लगातार तनाव की खबरें आ रही थी, लेकिन अचानक सकारात्मक संकेत मिलने से कूटनीतिक गलियारों में हलचल होने लगी। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रति अपनी भड़काऊ टिप्पणियों में नरमी दिखाई है और कहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमेशा दोस्त बने रहेंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पहल को न सिर्फ स्वागत योग्य बताया बल्कि पूरी तरह से सराहना भी की। क्या ये दोनों देशों के बीच रिश्तों में सुधार का पहला कदम है? अमेरिका भारत के बीच रिश्तों में उतार चढ़ाव। अमेरिका और भारत के बीच बीते कई सालों से कूटनीतिक रिश्ते मजबूत स्तर पर रहे। दोनों देशों ने 2002 के बाद से व्यापार में बढ़ोतरी दर्ज की। रक्षा समझौतों से लेकर आर्थिक समझौतों पर भी दोनों देशों ने मुहर लगाई। ये पूरी स्थिति इस साल जुलाई के बाद कुछ हद तक बदली नजर आई है। ट्रंप की तरफ से भारतीय उत्पादों के खिलाफ 25 से 25 के साथ 2 बार में 50% टैरिफ की घोषणा की गई। रूस से तेल खरीदने के लिए अतिरिक्त जुर्माना लगाए जाने के बाद रिश्ते निचले स्तर पर हैं। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने बयानों से मामलों को तूल दिया। ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो, वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और वाणिज्यिक मंत्री हावर्ड लुकनीट के बयानों से मामले को भड़काया। आपको बता दें कि भारत की तरफ से ट्रंप प्रशासन की टैरिफ कार्रवाई और नेताओं के बयानों पर आपत्ति जताई गई। हालांकि इस विषय में कोई कदम नहीं उठाया गया। इसके उलट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेकर संकेत दिया कि भारत की गुटनिरपेक्ष रहने वाली नीति अभी भी बरकरार है। मोदी के इस दौरे के बाद से ही राष्ट्रपति ट्रंप के रवैये में नरमी देखी गई। उनके एक के बाद एक पोस्ट और मीडिया में दिए गए बयानों से ये साफ झलकता है। ऐसे में यह उन्होंने कहा कि हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा और भारत अमेरिका के विशेष रिश्ते हैं, जो ये साफ हो गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति अब भारत से समझौता करने की कोशिश में है। अमेरिका का अचानक टैरिफ लगाने का फैसला। डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को जब अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली तो भारत उन पहले देशों में से था जिसने व्यापार समझौते के लिए बातचीत की शुरुआत की। हालांकि अप्रैल आते आते ट्रंप ने भारत के खिलाफ 26% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। बाद में उन्होंने इस पर 90 दिन की रोक भी लगाई। इस बीच भारत ने ट्रंप प्रशासन से बातचीत के लिए लगातार बैठकें की। हालांकि आखिर में कृषि क्षेत्र और डेयरी सेक्टर को लेकर सहमति नहीं बन पाई और दोनों देशों में तख्ती पैदा हो गई। ट्रंप के विवादित बयान हुआ बखेड़ा। ट्रंप ने भारत पाक के बीच 7 से 10 मई के बीच हुए संघर्ष को लगातार रुकवाने का दावा किया। ट्रंप भारत और पाकिस्तान के बीच विवादों पर भी मध्यस्थता की बात कहते रहे। इसे सदियों पुराना मसला बताते हैं, जबकि पाकिस्तान 1947 में ही अस्तित्व में आया। 27 जून को ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री को फोन किया। इस फोन पर उन्होंने दावा किया कि वो दोनों देशों के बीच सैन्य संघर्ष खत्म कराने के लिए गौरवान्वित है। ट्रंप ने ये भी कहा कि पाकिस्तान उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करने वाला है। NYT के मुताबिक ये पीएम मोदी को सीधा इशारा था कि वो भी ऐसा ही करें। इस फोन कॉल की जानकारी रखने वालों के हवाले से दावा किया गया कि मोदी इससे बिल्कुल सहमत नहीं। मोदी ने दावा किया कि संघर्ष विराम में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं रही। ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को मृत कहा। आपको बता दें कि ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणी को नजरअंदाज करने की कोशिश की। हालांकि भारतीय पीएम की तरफ से जताई गई असहमति और नोबेल शांति पुरस्कार के मामले में कुछ ना कहना दोनों नेताओं के रिश्तों में खटास पैदा कर दिया। वहीं जब ट्रंप के ऐलान के बाद भी अमेरिका के टैरिफ लगाने के निर्णय पर भारत ने समझौते की कोशिश नहीं की तो ये बात ट्रंप के आह पर चोट कर गई। इसके बाद ही उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को मृत करार दे दिया था। जर्मन अखबार और जापानी मीडिया ग्रुप निकेई एशिया ने भी कहा था कि मोदी को ट्रंप की इस तरह की टिप्पणियां पसंद नहीं आई। वहीं ट्रंप के प्रशासन में शामिल 3 नेताओं ने लगातार भारत के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी की। इनमें ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो, वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और वाणिज्यिक मंत्री हावर्ड लुकनीट शामिल हैं। ट्रंप के सलाहकार मंत्रियों के भड़काऊ बयान। ट्रंप के व्यापार सलाहकार नवारो ने कहा कि ये मोदी का युद्ध है क्योंकि यूक्रेन में शांति का रास्ता नई दिल्ली से होकर गुजरता है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने रूस से तेल खरीदने के लिए भारत को गलत बताया था।
बेसेंट ने कहा था कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो अमेरिका और इसके सहयोगियों को एक पॉइंट पर आगे आना होगा। वाणिज्य मंत्री लुकनिक ने कहा कि टैरिफ का परिणाम झेलने वाले और रोजगार गंवाने वाले लोग अपनी सरकार पर समझौता करने का दबाव बनाएंगे। भारत ने अमेरिका की कोशिशों का जवाब दिया। आपको बता दें कि भारत ने अमेरिकी नेताओं को इस मामले में कोई सीधी प्रतिक्रिया या कड़ा जवाब देने के बजाय सादे शब्दों में प्रतिक्रिया दी। भारत ने हालिया बयानों को सख्ती से खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि नवारो के बयान न केवल गलत है बल्कि भ्रामक भी हैं। कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते गहरे हैं और इन्हें भ्रामक बयानों से प्रभावित नहीं किया जा सकता। भारत चाहता है कि इस साझेदारी आपसी सम्मान और साझा हितों के आधार पर आगे बढ़ती रहे। इसी तरह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत के उत्पाद एवं सेवा कर जीएसटी प्रणाली में बदलाव के बाद एक हालिया इंटरव्यू में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का एजेंडा नेशन फर्स्ट है। दुनिया में जो कुछ हो रहा है हमारी सरकार कूटनीतिक तरीके से उसका समाधान निकाल रही है। उन्होंने भारत और चीन के रिश्तों पर कहा कि हमारे दोस्त कई देश हैं, लेकिन राष्ट्रहित में भारत कभी समझौता नहीं करेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि भारत के कुल आयात खर्च में कच्चे तेल की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। ऐसे में जहां से सस्ता और स्थिर तेल मिलेगा, भारत वहां से आयात करेगा। उन्होंने कहा, हम अपनी जरूरतों के मुताबिक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। रूस से तेल खरीदना हमारी आर्थिक रणनीति का हिस्सा है। मोदी पुतिन शी की तिगड़ी से टेंशन में आया अमेरिका। दरअसल चीन के तियानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO समिट में मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन के बीच मुलाकात हुई थी। तीनों नेताओं ने हंसते हुए और सौदेहपूर्ण बातचीत की। तस्वीरों ने अमेरिका को काफी प्रभावित किया। यही वजह है कि ट्रंप ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में भारत को खो देने की बात कही, लेकिन अगले ही दिन उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें नहीं लगता कि अमेरिका ने भारत को चीन के हाथों खो दिया है। बता दें कि ट्रंप ने फरवरी में हुई अपनी मुलाकात का जिक्र किया और कहा, जैसे ही आप जानते हैं कि मोदी के साथ मेरी अच्छी बनती है। वे कुछ महीने पहले यहाँ आए थे, हम रोज गार्डन गए थे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी अब तक सीधे तौर पर ट्रंप पर हमला करने से बचते रहे। शनिवार को उन्होंने ट्रंप के पोस्ट के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों के सकारात्मक आकलन में मैं गहराई से सराहना करता हूं और पूरी तरह से उनका समर्थन करता हूं। भारत और अमेरिका के बीच बहुत ही सकारात्मक और दूरदर्शी व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। जब ये तनाव बढ़ता जा रहा था, तब भारत ने सीधे तौर पर अमेरिका पर हमला करने या ट्रंप की आलोचना करने से परहेज किया। अपनी रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी ने टैरिफ का मुद्दा कभी नहीं उठाया, बल्कि चतुराई से कहा कि सरकार अपने किसानों के हितों में कभी समझौता नहीं करेगी। इस तरह के बयानों ने पीएम मोदी को अपने आत्मनिर्भर भारत के नारे को फिर से दोहराने का मौका दिया। स्वतंत्रता दिवस पर उनका संदेश स्पष्ट था, भारत में बनाओ और भारत में खर्च करो। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।